मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद के मामले में सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं। फिलहाल मगरबी बंगाल में सीबीआई की 4 टीमें जांच में जुट गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये केस चंद दिन पहले ही सीबीआई के सुपुर्द किया था। बाद में 4 टीमें तश्कील दी गई थी। हर टीम में अलग अलग महकमे के अफसरान शामिल हैं। सीबीआई को 6 हफ्ते में इस सिलसिले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद के मामले में सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं। आपको बताएं कि फिलहाल मगरबी बंगाल में सीबीआई की 4 टीमें जांच में मसरूफ हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने ये केस चंद दिन पहले ही सीबीआई के सुपुर्द किए थे। बाद में 4 टीमें तश्कील दी गई थी। सबसे अहम कि हर टीम में अलग अलग महकमे के अफसरान शामिल हैं। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, बेहद अहम इस खबर को माना जा रहा है, खासतौर पर मगरबी बंगाल में जिस तरह से हमने देखा था कि इलेक्शन के बाद तशद्दुद हुआ था और उस पर अब खास तौर पर सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यह मामला काफी अब गंभीर हो चुका है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आए थे, तो जिस तरह से वहां पर कई वहां पर हत्याएं हुई, काफी दर्जन भर से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, तो वो क्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई, क्या एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी और निर्देश दिया था कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच की जानी चाहिए। लिहाजा इसी मामले में सीबीआई ने एक विशेष टीम का गठन करके और इस मामले की एक एसआईटी गठित की और एसआईटी के तहत कई अलग अलग टीमों का गठन करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए पश्चिम बंगाल बाकायदा भेजा गया है और पश्चिम बंगाल में अब जांच प्रारंभ हो चुकी है और प्रारंभ होने के साथ ही अब कई जगह पे इस मामले से जुड़े हुए तमाम जो इनपुट्स है उसको खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही इस मामले में जो एक रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा और बताया जाएगा कि इस अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या स्टेटस रिपोर्ट है और किस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो अभी फिलहाल 9 एफआईआर रजिस्टर्ड हुए हैं और आने वाले वक्त में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। तो इस बेहद अहम मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और बेहद अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान यतीम हुए बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को जारी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम रियासती हुकूमतें निजी स्कूलों में इन बच्चों की तालीम को जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों से कोरोना वबा के दौरान अपने माँ बाप यानी अपने वालिदैन को खो चुके बच्चों की तालीमी सिलसिले की तफसीलात तलब की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा साल में जो बच्चे यतीम हुए हैं उनकी तालीमी सरगर्मियों के ताल्लुक से रियासती हुकूमतें जानकारी दें। अनिल देशमुख के वसूली और बदउनवानी मामले की जांच कर रही सीबीआई को 31 अगस्त तक रियासती हुकूमत दस्तावेजात सौंप देगी। सरकार की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि 31 अगस्त तक दस्तावेजात सीबीआई के हवाले कर दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि सीबीआई ने कोर्ट में हुकूमत पर इल्जाम आयद किया था कि महाराष्ट्र सरकार इस केस से मुताल्लिक दस्तावेजात नहीं दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बेहद अहम खबर है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सिलसिले में क्या कुछ आगे कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई जो है अनिल देशमुख के ऊपर जब परमवीर सिंह ने पत्र लिख करके ये आरोप लगाया था कि 100 करोड़ की वसूली का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनिल देशमुख की तरफ से दिया जा रहा था, मामले की तश्तीब जो है सीबीआई के हाथ में गई और सीबीआई ने उस मामले की जांच भी शुरू की। और उस वक्त एक ये भी इल्जाम लगाया गया था परमवीर सिंह की तरफ से कि कई ऐसे पुलिस महकमे के ट्रांसफर जो है सरकार के इशारों पर किए गए थे और उसकी भी जांच जो है सीबीआई कर रही थी। और इसी से सिलसिले से जरूरी जो कागजात हैं वो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार से जो है सीबीआई मांग रही थी पिछले कई महीनों से। और जब देखा सीबीआई ने कि इस पूरे मामले के जो डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए वो जो है सरकार की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त अनिल देशमुख जो है होम मिनिस्टर थे और उनके खिलाफ ये जांच किया जा रहा है और मुंबई पुलिस में कई ऐसे आला अधिकारी हैं
जिनके ट्रांसफर जो है उनके इशारों पर किए गए होने की आशंका थी। इन्हीं बातों की तस्दीक जो है सीबीआई करना चाहती थी और यही डॉक्यूमेंट जो है सीबीआई को चाहिए थी। हालांकि जब सीबीआई को किसी प्रकार की मदद महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की तरफ से नहीं मिली तो सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पर याचिका दाखिल की और बताया कि इस मामले की जांच में हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए पिछली बार हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि एक सीबीआई जांच एजेंसी जो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है उसे मुंबई पुलिस और राज्य सरकार क्यों मदद नहीं कर रही है। तो उस पर उन्होंने कहा कि कुछ समय दीजिए, हम उस पर जवाब देंगे। और आज जो है राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में ये अलफनामा दिया है कि आने वाले 31 तारीख को यानी 31 अगस्त तक जो डॉक्यूमेंट जो चीजें सीबीआई को चाहिए वो सरकार की तरफ से और मुंबई यानी अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जो सीबीआई का साफ तौर पर कहना था कि उनकी जांच पड़ताल में जो डॉक्यूमेंट जो सबूत है वो राज्य सरकार और मुंबई पुलिस से उन्हें चाहिए थे जो दे नहीं रहे थे। और 31 अगस्त को जो डॉक्यूमेंट और जो सबूत और जो पेपर्स सीबीआई को चाहिए अगर वो राज्य सरकार की तरफ से और मुंबई पुलिस की तरफ से दिया जाएगा जिस तरह से राज्य सरकार ने आज कोर्ट में बताया है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट और सीबीआई के लिए होगा और आने वाले दिनों में अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कई ऐसे आला अधिकारियों के नामों का खुलासा भी हो सकता है जिनके तबादले उस वक्त किए गए थे। जी प्रशांत, तो लगातार इस बेहद अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। मरकज की जानिब से अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद हुकूमत हिंद के जरिए उठाए जा रहे इक़दामात की जानकारी दी जा रही है। आज कुल जमाती मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद से अब तक हुकूमत हिंद की तरफ से काबुल से हिंदुस्तानी शहरियों समेत अफगान शहरियों के इनखला, ई वीज़ा की सहूलत और दीगर इक़दामात से मुतालिक तमाम जानकारी सियासी जमातों को दी है। वहीं खारजा सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के बारे में आज की मीटिंग में प्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर वज़ारत ख़ारजा के तीनों मुमलिकती वज़रा के साथ मीटिंग में मौजूद हैं। दिल्ली से इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विनीत कुमार। विनीत, जिस तरह से ये ऑल पार्टी मीट जारी है और सबसे अहम बात यह है कि लगातार काबुल अफगानिस्तान के हालात पर हिंदुस्तानी हुकूमत की नजर बनी हुई है, इस वक्त आपसे इस मीटिंग के ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। जी निश्चित तौर पर जिना मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह मीटिंग हो रही है उसमें साफ तौर पर यह में कहा गया है कि भारत सरकार जो है वो अफगानिस्तान की जो स्थिति है उसे गंभीर मानती है, लेकिन साथ ही साथ वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है उसे अपनाई हुई है। भारत सरकार का साफ तौर पर मानना है जो जिस तरह से विदेश मंत्री हो या विदेश सचिव हो उन्होंने जो अभी तक अपने जो सर्वदलीय बैठक में कहा है उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां की स्थिति को लेकर के अभी तक अमेरिका ने स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तालिबान के साथ में किस तरह के संपर्क रखा जाए या फिर चीन ने नहीं स्टैंड क्लियर किया है, रूस ने भी स्टैंड नहीं क्लियर किया है। तो इसको लेकर के जो भारत सरकार भी जो है वो भी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान की स्थिति को अभी क्रिटिकल मानते हुए भारत सरकार जो है वहां से भारतीयों को, भारतीय नागरिक जो है उनको कैसे देश वापस लाया जाए इसकी पे तैयारी कर रही है। और इसके साथ ही साथ जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनकी स्थिति को लेकर के चिंतित है और साफ तौर पर भारत सरकार का कहना है कि वो किसी भी स्थिति में अफगानिस्तान के लोगों के साथ में है। क्या ये मीटिंग अभी भी जारी है? जी निश्चित तौर पर अभी यह मीटिंग जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओपनिंग रिमार्क जो है वो विदेश मंत्री का हुआ, उसके बाद जो है विदेश सचिव ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और इसके बाद जो सर्वदलीय बैठक के जो फ्लोर लीडर है, ऑल पार्टी के जो फ्लोर लीडर है वो अपने सवाल जवाब पूछ रहे हैं या फिर उनको जो कुछ सलाह देनी है सरकार को वो ये कर रहे हैं। तो साफ तौर पर सरकार की यह कोशिश है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर, तालिबान के मुद्दे पर या फिर जो अफगानिस्तान की स्थिति है उसके मुद्दे पर सभी दलों के साथ में संपर्क में किया जाए और सभी दलों के साथ रायशुमारी करके बात की। जी तो बहरहाल इस मीटिंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। विनीत, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और अब बात करते हैं हैदराबाद की वाटर वॉरियर कल्पना रमेश की। हैदराबाद के कुएं फन तामीर का शानदार तारीखी विरसा है।
कल्पना रमेश जैसे वाटर वॉरियर न सिर्फ इन्हें बचा रहे हैं और नई जिंदगी दे रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से जमीनी पानी भी रिचार्ज हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो ये तारीखी विरसा सिर्फ कहानियों तक ही महदूद रहता। अब जैसा कि ये कुएं शहरी गंदगी से छुटकारा पा रहे हैं जो कि बरसों से जमा हो रही है, तह दर तह इन्हें शहर के जमीनी पानी को रिचार्ज करने और पानी की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। हमको बचानी है ये जिंदगानी। I'm here today at the Bansilal step well, and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these step wells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater. And when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage step wells in our city. We have been very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज़ को बुध की शाम रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 28 साला बेटे तबरेज़ राना को जायदाद के तनाज़े के बाद अपने चचा को मुलविस करने के लिए जून में खुद पर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। एक मकामी अदालत ने उसे अदालती तहवील में भेज दिया। तबरेज़ पर हमला करने के इल्ज़ाम में 2 शूटर समेत 4 अफराद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में 4 अफराद की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस तबरेज़ की तलाश में थी। जब वो लापता हुआ तो पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दी और उसके खिलाफ वारंट हासिल किया। बुध के रोज एक पुलिस टीम ने तबरेज़ को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। शायर मुनव्वर राना ने इसे हुकूमत की जानिब से बदले की कार्रवाई करार दिया है। मशहूर शायर मुनव्वर राना हमारे साथ हैं। मुनव्वर राना के सुपुत्र तबरेज़ को आज रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। जैसा बताया जा रहा है इसी घर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुनव्वर राना हमारे साथ हैं। मुनव्वर साहब, क्या हुआ था घटनाक्रम, आज क्या हुआ है? वही हुआ जो पिछली बार हुआ था कि अचानक 8-10 पुलिस वाले आए आपको दिखाने के लिए। 2 औरतें भी उनके साथ थीं और ऊपर गए। जाहिर सी बात है कि तबरेज़ घर में है, उनके ऊपर कोई ऐसी धारा भी नहीं लगी हुई थी। 307 लगी थी, वो हाई कोर्ट ने उसको वैकेट कर दिया था। उसको कोई भी नॉन बेलेबल धारा नहीं थी। लेकिन ये तो पुलिस है, ये तो कहीं से कुछ भी निकाल सकती है। ये मेरे पेट से शराब की 2 बोरी निकाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो वो उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि अगर मुजरिम को थाने ले जाके उससे पूछताछ की जाती है, जो भी सलूक किया जाता है उसकी माँ के सामने, उसकी बेटी के सामने, उसकी बहनों के सामने, उसको यहीं मारती हुई ले गई। तो ऐसा मुजरिम तो था नहीं, कोई जुआरी शराबी तो था नहीं। तो ये तो असल में ये तकलीफ मुझे पहुंचाई जा रही है। लेकिन अगर मुझे पहुंचाई जा रही है तो इससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन प्रशासन है,
वो उसकी कलई उतरती है। और मैं शर्मिंदा हूँ कि जो सुनते थे कि अंग्रेज इतने ख़राब होते हैं, वो मैंने देख लिया कि हिंदुस्तान में भी इतने ख़राब लोग हैं कि किसी की बेटी या बहू या माँ के सामने किसी को टॉर्चर करते हैं, जुल्म करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इंसाफ करेंगे, इंसाफ नहीं भी कर पाएंगे तो कम से कम मारपीट तो लेंगे ही, जो करना है वो खाना पूरी कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है, मैं और क्या कह सकता हूँ इस सिलसिले में। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि आपसे कोई नाराजगी है, उसका बदला तबरेज से आपके परिवार से निकाला जा रहा है, आपसे किसकी नाराजगी और क्यों है? नहीं, ये तो वही बताएंगे। हमने तो कभी ऐसा न कोई काम किया, न कोई जुआ खेला, न शराब पी। हम तो शायर आदमी और सच बोलना हमारा पेशा है, वरना हम अपने कलम से नारा डालने लगे, सच बोले ही नहीं। तो हमने किसी मामले में भी अगर ये साबित कर दिया जाए कि हमने ऐसी कोई बात कही है जो देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए नुकसानदेह है, तो मैं वादा करता हूँ कि अगर पुलिस कहे तो मैं अरेस्ट होने के लिए हाजिर हो जाऊँगा। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अभी बात मैं भगवान की कर रहा था और उसमें खड़े हो गए वो दलित के एक समाजी नेता खड़े हो गए। मैंने तो ये कहा था कि जो भगवान महर्षि वाल्मीकि से रामायण लिखवा सकता है, मुमकिन है वही भगवान या अल्लाह इन तालिबान को भी अक्ल दे दे कि किसी का खून बहाना, दुश्मनी करना, ये करना, ये न करें। तो मैंने यही कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि हुकूमत को वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुमकिन है कि कल ये हमारे दोस्त बन जाएं। जब हमारे दोस्त बनेंगे तो सुधर ही जाएंगे। तो अब इस पर मालूम है मेरे ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगा दी गई, ये है, वो है, वो है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जिसने भी मेरे ऊपर धारा लगाई है उसको ये मालूम नहीं है कि SC ST की धारा मुझ पर लगी नहीं सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन रंग ला रही है और इस मुहिम को बेहद सराहा भी जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान के दूसरे दिन यहां वैक्सीन लेने आ रहे लोग वैक्सीनेशन की अहमियत और इफादियत को अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर आए इन लोगों से खास बातचीत की भोपाल नुमाइंदे मेहताब आलम ने। जिंदगी का यकीन वैक्सीन न्यूज़ 18 उर्दू भी जो है मुहिम चला रहा है। मध्य प्रदेश हुकूमत की बात करें, हुकूमत हिंद की बात करें, तमाम लोग ये चाहते हैं कि वैक्सीन लगाए, जिंदगी को खुशगवार बनाए। भोपाल में जो है मध्य प्रदेश की बात करें, कल से कोरोना वैक्सीन का महाअभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इस वक्त भी जो है कोरोना वैक्सीन की जो है लगाई जा रही है। हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि तमाम लोग आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर क्या कहना है। मेरा वैक्सीन को लेकर ये कहना है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने भी लगवाना है, वो लोग भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसलिए मेरी अपील यही है कि आप लोग सबसे कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ज़रूरी है, वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं आती। वैक्सीन हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। वैक्सीन हम सबको लिए ज़रूरी है। वैक्सीन लगाएंगे तभी जिंदगी बचेगी। जी, वैक्सीन लगवाना तो अनिवार्य है और सब जैसे कॉपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक भी कॉपरेट कर रही है, बाकी नगर निगम जितना है सब कॉपरेट कर रहे हैं, तो लगवाएं ज़रूर। वैक्सीन कॉपरेट कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम खंडवा से आए साहब। खंडवा से आए, वैक्सीन लगवा ली? हाँ साहब, लगवा ली। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अजीज, वैक्सीन जो है कुछ लोग घबरा रहे हैं, आप लोग जगह जगह मुहिम चला रहे हैं कि अब जो है लोगों में बेदारी है। पहले इक्का दुक्का लोग आते थे, अब किस तरह का बदलाव आया? देखिए, पहले क्या था कि लोग डर रहे थे वैक्सीन लगवाने में, लेकिन अब लोगों को में जागरूकता आती जा रही है और उनको ये समझ में आ रहा है कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है और काफ़ी हद तक जागरूकता आ गई है लोग पब्लिक में। यकीनी तौर पर लोगों में जागरूकता आ रही है। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पहले कैंपों में इक्का दुक्का लोग नजर आते थे, अब हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग कैंपों में जो है आ रहे हैं। और हमारे साथ एक बहन भी मौजूद है। आपका नाम? जी, मेरा नाम नजमा शेख है। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ मोतिया पार्क परियोजना से। हमारी CDPO मैडम का नाम है प्रियंका राय दीवान और हमारी सुपरवाइजर हैं श्रीमती सुनंदा गुप्ता। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है। शुरू में लोग बहुत डर रहे थे, घबरा रहे थे इस बात से कि वैक्सीन नहीं लगवाएं, डेथ हो जाएगी, इस तरह का। लेकिन हमारी मैडम लोगों ने, हम लोगों ने
हमसे कहा कि आप लोग मोटिवेट कीजिए। उन लोगों ने भी हमें बताया कि आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी अब तो बहुत अच्छा, अब तो लोग खुद आ रहे हैं, एक फ़ोन पर आ रहे हैं, हम लोगों के एक बार कहने पर आ रहे हैं। जैसा जैसा हमारी मैडम लोगों ने हम लोगों को बताया मोटिवेट करने के लिए सब लोगों को, तो हम लोगों ने उस तरह से किया। आपने वैक्सीन लगवाई? जी बिल्कुल लगवाई। वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब हम जो है वैक्सीन जो है कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए, जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए जो है कि जिंदगी का यकीन वैक्सीन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कोरोना के बगैर, वो वैक्सीन के बगैर कोरोना से नहीं बचा जा सकता। पहले जो है आवाम में खौफ और भय था, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम बेदार हो चुकी है और बढ़ चढ़कर जो है वैक्सीन लगवा रही है और इंशाल्लाह आगे भी और ज्यादा लगवाई जाएगी। ऐसे में जो है फरहान में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जी जी, किस चीज़ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है आप लोगों की? बेशक बढ़ती है जिम्मेदारी, क्यों नहीं बढ़ेगी। वैक्सीन लगवाना जरूरी है ना इंसान के लिए, तो इसलिए हम लोग तो सबसे कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सुरक्षित रखेगी वैक्सीन। यकीनी तौर पर वैक्सीन लगाएंगे तो जिंदगी सुरक्षित होगी, जिंदगी महफूज होगी। आप महफूज रहेंगे तो समाज महफूज होगा, समाज महफूज होगा तो आपका स्टेट और आपका मुल्क महफूज होगा। तो आप भी अपने घरों से निकलिए, वैक्सीन को लगाइए। जो है वैक्सीन जो है लगाना ज़रूरी है। अब अगर हम एक बात करें कि जो है ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन, को कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो फिर रजिस्टर करिए news18.com/younggenius पर। यह बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल।